इन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली। और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं ना, वो एक बार कंपेयर करें खुद को मैडम के साथ कि आपको ऐसे लोगों से compete करना है। और अगर आप इतनी लेवल पे तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर आपको ये बहाना नहीं मारना है कि एग्जाम टफ था या फिर मेरी प्रिपरेशन वीक थी या फिर ये वो। आपको सिलेक्ट अगर होना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दिस इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। Hi, Chakshita. Hi. Congratulations. Thank you so much. How are you? I'm good. How are you? Please come. Welcome to Adadab. Thank you so much. We would like to hear about your story. Like आपने कैसे अचीव किया इस मुकाम को। Like RBI जैसे अंजी सर बता रहे थे कि RBI is like की मंजिल मिल गई है ना, तो अब इसके आगे क्या? So you inspire a lot of people around. Thank you so So much. we just want to hear. I started RBI preparation a year back. So I think I prepared for UPSC, so that helped a lot. And since I'm from a commerce background, so I think finance and management part got covered from the commerce background, and rest the current affairs section and everything was I think UPSC preparation helped a lot. So that's how. हेलो एवरीवन, आप लोगों ने एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब सुनी होगी कि मैं अपनी सक्सेस को इसलिए एंजॉय कर पा रही हूँ कि मैंने अपने फेलियर्स को देखा है। तो इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आज हमारे साथ एक बहुत ही फेमस गेस्ट चक्षिता भाटिया, जिन्होंने रिसेंटली आरबीआई ग्रेड बी 2023 एग्जाम को क्वालिफाई किया है। चक्षिता, वेलकम टू द सेशन। Thank you so much. और इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले तो आपके नाम का मीनिंग जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही यूनिक नेम है। Chakshita means beautiful eyes. ग्रेट। तो मैम, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। So I was born and brought up in Faridabad, Haryana, and I did my schooling from there. Then I did my BCom honors from Kamala Nehru College, Delhi University. Then I started working in Ernst & Young, and I pursued masters along with Ernst & Young, and then I left EY to prepare for UPSC. और UPSC qualify नहीं हुआ. Then I joined SBI as probationary officer last year, और फिर अब RBI grade B. ग्रेट। तो मैम, ये EY को लेफ्ट करने का डिसीजन बहुत ही टफ रहा होगा उस टाइम पे। हाँ, बेशक. It was an amazing organization. I enjoyed working there, but somehow in the back of my mind हमेशा ये था कि नहीं, मतलब I wanted a government job. So और फिर इसलिए मुझे EY, and I thought at that time मुझे लगा कि अभी तो टाइम है मेरे पास, अगर मैं छोड़ देती हूँ तो I'll be like I have some years to prepare. इसलिए उस टाइम फिर मैंने EY छोड़ दिया। और एक्चुअली पेरेंट्स को बनाना बहुत मुश्किल होता है जब आप एक बहुत ही अच्छी रेपुटेटेड ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे होते हो जी कि मैं ये ड्रॉप करके ये करना चाहती हूँ। तो फादर का रिएक्शन क्या था उस पर्टिकुलर टाइम पे? My parents are very supportive. I can't say that they were happy with my decision. Nobody in my family did, but they supported whatever I want to do in life, and they never. So my parents never imposed any of their decisions on us. So they were not happy, but they never imposed it on us. They were very supportive of my decision in everything that I did or that I do. So difficult था, but since कुछ अच्छा ही करने जा रही थी, कुछ बुरा तो नहीं कर रही थी, so they were very supportive. Right. तो यूपीएससी की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करी, तो यूपीएससी का आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? यूपीएससी का बहुत, although I never qualified it, but बहुत अच्छा रहा, because I think एक बार अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हो तो आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज आप बहुत सारे इश्यूज के बारे में पढ़ते हो, आपको बहुत ज़्यादा बारीकी से किसी भी इशू के बारे में जानकारी मिलती है, और आपकी एक पर्सनालिटी अलग हो जाती है, और आपको एक यू नो it's an ocean of knowledge that you gain from preparing for UPSC. So हाँ, यूपीएससी मेरे लिए काफी अच्छा रहा था, बिकॉज ऑफ यूपीएससी आई वाज एबल टू क्वालिफाई एसबीआई और फॉर दैट मैटर आरबीआई ग्रेड बी, सो आई नेवर रिग्रेट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी.
बट यू नो जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना तो उसके साथ कुछ नेगेटिव्स भी आते हैं और कुछ पॉजिटिव्स भी आते जी, हैं। जी। पॉजिटिव आपने हाईलाइट किए, जी, लेकिन एक नेगेटिव भी आता है कि अगर हम सिलेक्ट नहीं होते हैं तो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है, Definitely. सेल्फ डाउट आना शुरू हो जी, जाता है बिल्कुल, कि मैं कैपेबल हूँ या नहीं। जी। तो उसको आपने किस तरीके से ओवरकम किया मैम? सेल्फ डाउट तो आता ही है, जाहिर सी बात है, बिकॉज आई प्रिपेयर फॉर इट फॉर अबाउट 3 years और क्वालिफाई नहीं हुआ तो सेल्फ डाउट ये आता है कि यू नो वाज माय डिसीजन राइट और नॉट। और बाकी आसपास की भी जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली होती है, लोग होते हैं, वो लोग भी बोलते ही हैं कि एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर कि अब क्या कर रहे हो, राइट। ठीक है। तो अब आगे क्या प्लान है, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और अभी भी एग्जाम ही दे रही है, ये वो। सो हाँ, डिफिकल्ट होता है, बट आई थिंक यू हैव टू, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ दैट इवन इफ आई लाइक अगर यूपीएससी नहीं भी होता तो आई विल डू समथिंग, आई न्यू इट। मुझे एक स्पेसिफाइड टाइम, वो अब अटेम्प्ट्स तो यूपीएससी को देने ही देने हैं, अदर देन दैट आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। अगर आपको अपने पर विश्वास है ना जी। और आप फोकस्ड हो कि मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लूंगी अपनी लाइफ के साथ, तो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। बहुत जी। अच्छी बात है। एंड मैम जब आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और फिर जब फेलियर्स आए, फिर लोगों का रिएक्शन देखना शुरू किया, लेकिन फिर भी खुद को मोटिवेटेड रखना कि नहीं कुछ करना बहुत है। मुश्किल है खुद को मोटिवेटेड रखना, बट आई थिंक जो वो परसेवरेंस रहनी चाहिए। Right. अगर आप गिर गए हो लेकिन अगर आप उठ के नहीं खड़े हुए तो फिर आप वहीं पड़े रहोगे ना, Right. स्टैग्नेंट पोजीशन हो जाती है। Right. आपको यू हैव टू यू नो गेट योरसेल्फ अप एंड यू हैव टू पुट इन a lot of hard work in Right. yourself and as well as what you do. Right. तो आपको अपने ऊपर वो मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है कि नहीं, कोई बात नहीं, नहीं Right, हुआ, बिल्कुल। अब तो पढ़ना शुरू करना ही है अब। और हम लोग देखते हैं कि और क्या, कहाँ गलती थी उसको रेक्टिफाई करना, Right. और फिर आगे फिर से उठ के खड़े होके वापस पढ़ना। इट्स डिफिकल्ट बट इट्स यू नो एट द एंड इफ यू अचीव समथिंग इट्स ऑल वर्थ इट। मैम आपने मुझे बताया था कि अक्टूबर में प्रीलिम शेड मींस का रिजल्ट आया था जी, और जी। आपको क्वालीफाई नहीं हुआ। Prelims का प्रीलिम्स का result रिजल्ट आया था, जी। आपको क्वालीफाई नहीं हुआ था जी और उसके 1.5 महीने बाद ही शायद एसबीआई पीओ का एग्जाम था। हाँ, अक्टूबर में प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था, दिसंबर में एसबीआई का प्री था, एसबीआई का, आईबीपीएस का, एंड देन आई गिव अनदर एग्जाम कॉल्ड आईएएफटी फॉर एमबीए। तो वो जो एक 1.5 महीने का टाइम गैप था मेरे पास, जब रिजल्ट आने के बाद उसी टाइम लैग जो था उसी में मैंने प्रिपेयर करा है बैंकिंग के लिए। तो मैम अगर मैं आपकी सिचुएशन को एक बार दोबारा से रिफ्रेम करूँ ना, तो वो बहुत ही टफ टाइम होता है कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, आप क्वालीफाई नहीं हुए हो, एंड देन आपको दिख रहा है कि मेरा नेक्स्ट टारगेट है मेरे सामने, जी, बट वो हिम्मत नहीं होती है। मतलब मैंने बहुत लोगों को गिरते हुए देखा है, मतलब फेल होते हुए देखा है कि चलिए एग्जाम भी गया, अगला तो देखेंगे, अगले साल जाते हैं, लंबा टारगेट रखते हैं, बट वो 1.5 महीना आपके लिए बहुत टफ रहा होगा। बेशक, लेकिन वो होता है ना, एक डू और डाई वाली सिचुएशन होती है कि भाई एक ये था कि अगर अब इस साल अब यूपीएससी तो हुआ नहीं है और अगर अब कुछ और नहीं मिला सो आई हैव टू गो बैक टू प्राइवेट सेक्टर और फिर वही उसी सैलरी में जॉब करना। Right. और इतने गैप के बाद आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशनल जॉब तो नहीं मिलेगी, तो वो था कि अभी यही है जो है, यही करना है। और तो उसके लिए आई गेव माई 100% फॉर एसबीआई। मैम एसबीआई पीओ इज नॉट एन इजी एग्जाम, सभी जानते भी हैं। तो वहाँ पे ना क्वांटम रीजनिंग का बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है, एंड सिंस यू आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड तो थोड़ा सा उसमें हाथ टाइट रहता है कॉमर्स वाले। तो वो 1.5 महीने में पेपर के हिसाब से प्रिपेयर करना और क्वांटम रीजनिंग को भी इम्प्रूव करना, तो उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी इस पर्टिकुलर टाइम पे? यू वेरी राइट, क्योंकि हम लोग को आदत होती है मैथ्स के जो क्वेश्चंस हैं कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने की, स्टेप मार्किंग के, हमें रहता है बोर्ड में एक एक स्टेप के एक मार्क्स मिलेंगे हमें। तो और फिर जो अपना कैलकुलेशन होती है उसको भी बड़ी फास्ट करनी होती है। हमारे पास टाइम नहीं होता ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन को टाइम दें, इट हैज़ टू बी सॉल्व विद इन सेकेंड्स। तो उसके लिए मैंने वही 1.5 महीना आई गेव लॉट ऑफ मॉक्स, बहुत सारे मैंने मॉक्स दिए। और देन फॉर क्वांट एक सर हैं राकेश यादव सर जी, तो वो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, तो मैंने उनका कोर्स लिया था अर्थमेटिक वाला। तो वो मैंने 1 महीना उनकी सारी वीडियोस देखी, जो भी उन्होंने पढ़ाया, जिस मेथड से पढ़ाया उसी मेथड को मैंने बिल्कुल अडॉप्ट कर लिया, उसी शॉर्टकट से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे। तो क्वांट तो मेरा वहां पर सॉर्ट हो गया थोड़ा सा। और रीजनिंग के लिए मैंने मॉक्स दिए, इंग्लिश के लिए कभी ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी, इंग्लिश
तो थोड़ा ठीक सी है तो और रीजनिंग के लिए मॉक्स, तो मॉक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन इफ यू डोंट वॉच, तो आप शॉर्टकट्स की वीडियोस देख लो थोड़ी थोड़ी, बट जो की होती है वो मॉक्स है। राइट मैम, इस पर्टिकुलर टाइम पे ना अगर आप सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए, वो कि पास्ट में मैंने ये एक्टिविटीज करी थी तो ऐसा हो गया, मतलब हाँ। अगर वो ना हुआ होता तो शायद वो डिफरेंट एक फ्रेम होता है। हाँ, तो क्या होता है ना कि हम प्राइवेट जॉब छोड़ के आए, जी फिर हम तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की और वो हमें अचीव नहीं हो रही है, जी। तो कहीं वो टेंडेंसी नहीं आती कि चलो दोबारा एक प्राइवेट जॉब में जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, पैसा कमाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो नेक्स्ट एग्जाम टारगेट करना गवर्नमेंट जॉब ही, जी जहाँ पे अगेन सिलेक्शन रेट बहुत लो है, जी तो जी। बहुत टफ फेज रहा होगा मैम आपके लिए। बहुत ही टफ था। और अब जो मेरा लास्ट वाला जो यूपीएससी का अटेम्प्ट था, उसके बाद मेरा यही था कि अगर ये नहीं होता तो फिर अब जॉब तो चाहिए चाहिए, Right. तो मुझे आई हैव टू गो बैक टू प्राइवेट सेक्टर। एंड देन दिसंबर में ही वो एग्जाम था, तो मैंने आपको बताया ना कि वो जो 1-1.5 महीना था ना, उसमें था कि या फिर तो ये, अदरवाइज मुझे यही फेयर था, आई हैव टू गो बैक टू यू नो Right. प्राइवेट सेक्टर, एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज EY जो ऑलरेडी इतनी Right. रेप्यूटेड है, तो वो छोड़कर वापस प्राइवेट में जाना, वो थोड़ा सा सेटबैक मुझे लग रहा था। तो हाँ, इट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, बट you know at the end it was all meant to be, all the Right. struggle। तो मैम SBI में जब आपने जॉब शुरू करी जी तो वहाँ पे आपको क्यों लगा कि मुझे SBI के बाद अब RBI ग्रेड बी की तैयारी करनी चाहिए? नहीं, RBI ग्रेड बी तो मैंने लास्ट ईयर भी दिया था बिफोर ज्वाइनिंग SBI, ओके बट मेरा मेंस नहीं हुआ था बिकॉज आई नेवर स्टडीड फॉर इट। प्रीलिम्स इसलिए हो गया था क्योंकि मेंस जैसा ही होता है SBI, क्योंकि PU वो रीजनिंग करंट अफेयर्स वो सेम ही रहते हैं SBI जैसे, तो दैट्स हाउ आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स, बट नेवर स्टडीड फॉर मेंस, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है प्रीलिम्स और मेंस में। जब आपने स्टार्टिंग से थोड़ा पहले से प्रिपरेशन नहीं करी है मेंस की, तो वो जो थोड़ा सा टाइम होता है 10-15 दिन, हाँ जी। 15 दिन का टाइम रहता है, उसमें आप बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं कवर कर सकते RBI का। यस मैम। तो मेंस इसलिए भी नहीं हुआ था। उसके बाद फिर SBI जाने के बाद जो मेरे बैचमेट्स हैं, there were 2 or 3 of them who prepared for RBI interview last year, so that's how I got to, तो उनसे थोड़ी सी मैंने suggestions लेकर और फिर मैंने RBI की प्रिपरेशन, आई थिंक आई स्टार्टेड इन अक्टूबर-नवंबर RBI की प्रिपरेशन। बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था ट्रेनिंग वगैरह का, बट तब से मैंने स्टार्ट करा था ओके डेडिकेटेड प्रिपरेशन। एंड मैम, डू यू थिंक कि आपकी SBI की जॉब ने आपको हेल्प किया RBI ग्रेड बी के किसी भी फेज में? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का ही है ना, तो थोड़ी सी जो प्रैक्टिसेस होती हैं बैंकिंग में जब हम ऑपरेशंस में रहते हैं, तो उससे ये इंटरव्यू फेज में हेल्प करती है। राइट इंटरव्यू फेज में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि प्रीलिम्स तो चलो क्वांट रीजनिंग मैथ्स में सब हो गया, मेंस में इट्स ऑल डिस्क्रिप्टिव राइट, और लेकिन इंटरव्यू में जो आप बैंकिंग इंडस्ट्री में जब आप ऑपरेशंस वाला पार्ट देखते हो और वो सारी चीजें प्रैक्टिकली जब आप देखते हो, वो आपकी यू नो इट गिव्स एन एक रूट लेवल का पर्सपेक्टिव Right. मिलता है। एंड यू वर वर्किंग एट द टाइम ऑफ गिविंग RBI ग्रेड बी दिस टाइम, जी जी जी। सो मैम बहुत डिफिकल्ट रहा होगा मैनेज करना जॉब के साथ प्रिपरेशन को? हाँ, जॉब के साथ बहुत मुश्किल होता है, बीच में हमारे ट्रांसफर्स भी हुए, मुश्किल होता है, बट ऐसा नहीं है कि देखो अनअचीवेबल। कैसा आपका डेली रूटीन था, मतलब किस तरीके से मैनेज करते थे टाइम को? सिंस आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, आई कैन स्टडी एट नाइट, 10 बजे के बाद मेरा दिमाग बंद हो जाता है ठीक है, तो आई यूज्ड टू वेक अप एट 4:30 or 5 राइट, और फिर उसके बाद मैं सुबह पढ़ती थी 8 बजे तक, शायद 3 घंटे, 8 बजे तक सुबह पढ़ती थी, फिर ऑफिस से आके थोड़ा 1-1.5 घंटे का ब्रेक लेकर कॉफी वगैरह पीकर फिर वापस पढ़ती थी। रात को बहुत ज्यादा 10 बजे तक तो थोड़ा ठीक से पढ़ लेती थी, उसके बाद रो कर 1 घंटा खींचकर 11 बजे तक, 11 और 11:30, सो इतना रहता है। बट यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड एंड वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग इन योर माइंड, दैट अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे ना कि अरे अभी तो आए, अब हम थक गए, Yes. अब कैसे पढ़ेंगे, वो चीज नहीं आनी चाहिए दिमाग में, मतलब सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए राइट। इफ देयर इज अ रूटीन Right. यू हैव टू फॉलो इट, वो फिर और कुछ नहीं आना चाहिए दिमाग में। पर हम जनरली एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ना कि जब आपकी एक अच्छी जॉब लग गई है जिसकी वैल्यू भी है सोसाइटी में, आपको जी, पे भी जी। कर रही है वो अच्छा, जी तो एक फीलिंग आ जाती है कि चल ठीक है, हम कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि वी हैव अचीव समथिंग, जी तो सिंसियरिटी नहीं आ पाती पढ़ाई में। हमें लगता है कि चल ठीक है, कुछ नहीं है तो कुछ तो है अभी ऑलरेडी हाँ हमारे पास। बिल्कुल, तो उस टाइम पर खुद को मोटिवेट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। जी जी। तो उस टाइम पर मोटिवेशन का सोर्स क्या था कि मुझे RBI ग्रेड बी के लिए पढ़ना ही पढ़ना है,
क्योंकि लोग हमने देखे हैं वो पूछते हैं कि सर हम मोटिवेटेड कैसे रहे, बट यू आर सच अ ग्रेट एग्जांपल कि वो खुद ही मोटिवेटेड थी. हाँ, एक्सटर्नल मोटिवेशन इज टेम्पररी, राइट, बट इंटरनल मोटिवेशन इज परमानेंट. सो यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ. कोई और तुम्हें कुछ बोले, अंदर से अपने लेकर आओ कि नहीं ये करना है, तो वो चीज रहती है. बाहर वाले बोलेंगे आपको, एक दिन बोल देंगे, 2 दिन बोल देंगे, उसके बाद अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन से मोटिवेटेड हो तो इट्स टेम्पररी. आप 2 दिन में आपको बोलेंगे आप मोटिवेटेड रहोगे, देन यू नो अगेन वो लैकेडाजिकल अप्रोच हो जाएगी, लेड बैक एटीट्यूड हो जाएगा. बट अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड, आपको अंदर से यू हैव टू हैव दैट डिटर्मिनेशन, हैव टू हैव दैट पैशन कि ये एग्जाम है, ये निकालना है, उसके लिए डिवाइस अ प्लान, डिवाइस अ स्ट्रैटेजी, फॉलो दैट, स्टिक टू दैट प्लान, उस रूटीन को फॉलो करो और थिंग्स हैपन. हम यहाँ पे ना मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जो काफी एस्पिरेंट्स सुनना भी चाहेंगे कि हम ना एक एग्जाम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, हमने स्विच किया एसबीआई की प्रिपरेशन पे और फिर हमने स्विच किया आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन पे. और इस स्विचिंग में ना हमारे पास बहुत कम ओवरलैपिंग है डिफरेंट एग्जाम्स में. अगर मैं बात करूँ कि एफएम बहुत यूनिक कंपोनेंट है जो एसबीआई में बिल्कुल भी नहीं है, देन करंट अफेयर भी एक डिफरेंट डोमेन है. तो वो जो प्लानिंग होती है ना जब हम किसी एग्जाम से स्विच करते हैं किसी दूसरे एग्जाम पे, तो वो प्लानिंग आरबीआई ग्रेड बी के लिए आपने कैसे करी थी? बहुत सारे जो वर्किंग एस्पिरेंट वो जानना चाहेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मुझे नहीं, फॉर स्पेशली द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, राइट, मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. राइट, ठीक है, न्यूज़पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द न्यूज ओनली. मुझे ऐसा लगता है कि जो उसमें एडिटोरियल्स आते हैं ना, ठीक है ना, वो कभी कभी आप ऐसा होता है कि आप न्यूज पढ़ते हो लेकिन उसके जो इफेक्ट्स होते हैं, उसके जो यू नो द बैकग्राउंड रिलेटेड टू दैट न्यूज, या फिर जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो आप नहीं असेस कर पाते. ठीक है, हमारे पास बड़ी लिमिटेड वो है माइंडसेट. तो वो जो चीजें हैं ना, वो हम लोग एडिटोरियल से एक आपका ओपिनियन फॉर्म होता है, राइट. यू रीड द पॉजिटिव, यू रीड द नेगेटिव, ठीक है, और आपका ओपिनियन. तो न्यूज़पेपर पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है डिस्क्रिप्टिव के लिए. और सो स्टार्ट डे, आई स्टार्ट माई डे विद न्यूज़पेपर. ठीक है, तो सुबह मेरा ये रहता था कि मुझे ऑफिस जाने से पहले 1-1.5 घंटे में न्यूज़पेपर तो खत्म करना ही करना है. और जस्ट पिक द रेलिवेंट न्यूज ओनली, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड है. आरबीआई से रिलेटेड है तो सिर्फ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स वाली न्यूज उठा लो, थोड़ी सी गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है. तो न्यूज़पेपर पढ़ो सबसे पहले. इट गिव्स अ किक स्टार्ट टू योर डे. आपका न्यूज़पेपर खत्म हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि चलो एक टास्क अपना दिन का खत्म है. फिर उसके बाद द सब्जेक्ट्स दैट यू आर कंफर्टेबल विद, सिंस जिस टाइम पर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहती है आप टफ सब्जेक्ट्स उठाओ, राइट. ठीक है, जब आपको जैसे मेरी रात को तो बिल्कुल कम हो जाती है, तो आई यूज टू रीड इकोनॉमिक्स एट नाइट. ठीक है, क्योंकि इकोनॉमिक्स मेरा कॉमर्स में सब्जेक्ट रहा है, आई एम कंफर्टेबल विद इकोनॉमिक्स, आई स्टडीड इट इन यूपीएससी एज वेल. तो रात को इकोनॉमिक्स उठाओ और दिन में जब मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश है तब टफ सब्जेक्ट्स या जो भी आपको टफ लगता है, जो भी न्यू सब्जेक्ट्स हैं वो उठाओ. और दैट्स हाउ यू फॉर डिस्क्रिप्टिव. और प्रीलिम्स के लिए अगेन जीके वाला जो पोर्शन है वो सुबह मेरे लिए, जो रात को पढ़ते हैं वो जीके वाला रात को उठाएं. तो जिस टाइम पर आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है आप करंट अफेयर्स पढ़ लो, ताकि आपके दिमाग में चली जाए चीजें. और क्वांट और रीजनिंग तो वैसे ही बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, वो आप आराम से रात को बैठकर भी करते रहो जितने मर्जी. तो ये रहता है. तो मैम आपने कितने मंथ एक्चुअल में लिए, मतलब आपने प्लान कैसे करी अपनी प्रिपरेशन की मैं इतने महीने लूंगी जी, फिर कौन सा मैं पार्ट पहले स्टार्ट करूंगी, फेज 1 या फेज 2? अच्छा, और कब मुझे स्विच करना है फेज 1 ओनली पे? नवंबर दिसंबर में मैंने मैनेजमेंट पढ़ा था. ओके, ठीक है, नवंबर दिसंबर मैनेजमेंट और थोड़ा थोड़ा साइड में इकोनॉमिक्स, और न्यूज़पेपर तो कंसिस्टेंट है. और उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर जनवरी में आई ट्राइड टू कवर एज मच पोर्शन ऑफ मेंस एज आई कुड. फिर उसके बाद जब धीरे धीरे प्रीलिम्स पास होता गया तो 1, 2, 3 महीने पहले प्रीलिम्स, ठीक है, जून में आई गेस प्रीलिम्स था, तो 3 महीने पहले प्रीलिम्स उठाओ, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी काफी ज्यादा, आई थिंक 5 और 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. तो और वो भी जो हम लोग आरबीआई के प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं वो 1 लाइनर्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें पीछे बैकग्राउंड न्यूज कुछ नहीं होती, इट्स जस्ट प्लेन फैक्ट्स. वो रिटेन करना बड़ा मुश्किल है, तो उसको बार बार रिवाइज करना भी पड़ता है. तो 3 महीने मुझे ऐसा लगता है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में चाहिए, और 3-4 महीने डिपेंड्स.
मैम एक्चुअली आपने बोला कि आपके पास लगभग 4 घंटे थे पढ़ने के लिए और उसमें आप 1.5 घंटा न्यूज़पेपर को दे रहे थे 1 घंटा है ना, और उसके बाद फिर बाकी कंपोनेंट्स में क्या प्रायोरिटी थी? अगेन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, क्योंकि इतना ज्यादा प्रैक्टिकल शायद आता नहीं है आरबीआई में ना फाइनेंस से, बट थियोरेटिकल पार्ट एंड मैनेजमेंट वो आप लो। और सिंस इकोनॉमिक्स वाज माय सब्जेक्ट सो इट वाज रिलेटिवली इजी फॉर मी टू ज्यादा इकोनॉमिक्स का पोर्शन कवर कर पाना इन लेस टाइम, राइट। तो पहले फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, ट्राई टू कंप्लीट फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सबसे पहले, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स, एंड देन बाय द एंड प्रीलिम्स के टाइम पर थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कीम्स वाला पोर्शन कवर करने। तो मैम कब ये मोमेंट आते है कि जब हमें सोचना होता है कि न्यूज़पेपर छोड़ते हैं और अब कोई मैगजीन उठाते हैं, कोई बूस्टर उठाते हैं, करंट अफेयर कवर हो जाए? वो जब आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, तो आप न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़पेपर 1 घंटा लगता है सिर्फ सुबह, तो मैं तो कहती हूँ पढ़ लो, एडिटोरियल्स पढ़ लो, इट हेल्प्स यू इन द डिस्क्रिप्टिव, ठीक है ना। तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा सा न्यूज़पेपर से सॉर्टेड रहता है। इस बार भी इनफैक्ट जो मेंस में क्वेश्चंस थे वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर थे, वुमेन एम्पावरमेंट पर थे एक क्वेश्चन, और आई गेस गवर्नमेंट स्कीम्स पर क्वेश्चन थे। तो वो सारा आपको थोड़ा थोड़ा फिगर्स, थोड़ा ओपिनियन, वो सारा आपको न्यूज़पेपर से मिल जाएगा। थोड़ा सा 1 घंटा दे दो, कोई बात नहीं। और फिर जो आपकी जो मैगजीन्स जो आप कह रहे हो ना प्रीलिम्स के लिए, जब आप पढ़ते हो तो वो आप 3 महीने पढ़ लो, 6 महीने की मैगजीन्स जो 1 लाइनर्स होते हैं वो आप 3 महीने पहले पढ़ लो। सिंस यू आर मैनेजिंग योर प्रिपरेशन विद द जॉब, तो कभी जॉब में भी पढ़ाई करी है क्योंकि ब्रांच में? I was when I was in November December में I was in RBO रीजनल ऑफिस में, तो वहाँ थोड़ा सा पढ़ लेती थी मैनेजमेंट, मोटिवेशनल थ्योरी है ना, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज्यादा काम नहीं था मेरे पास आरबीओ में, सिंस आई वाज अंडर प्रोबेशन ओनली, और तो बहुत ज्यादा काम नहीं था, तो बीच में थोड़ा पढ़ लेती थी। एंड व्हेन आई वाज इन SMECC में थी मैं आगरा में, तो तब मैंने फोन में 1 लाइनर्स वाले जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, वो फोन में पढ़ती थी। तो मैम अब ब्रांच मैनेजर को पता था कि आप पढ़ाई कर? सर को हाँ, मतलब he was aware that I was giving other exams. And he was aware of that. He was aware of that. Till now, मेरे जो ब्रांच मैनेजर्स रहे हैं, I've been to 3 branches and all of them were amazing. तो हम प्रिपरेशन के टाइम पे आपकी ट्रांसफर्स भी हुई हैं जी, और वो डिफरेंट लोकेशन पे, मतलब अभी आप शायद रूरल पोस्टिंग में सहारनपुर जी जी जी, तो वो बहुत डिफिकल्ट है अपनी प्रिपरेशन को स्विच करना विद द ट्रांसफर जी, क्योंकि आप एक अलग मूड में होते हो, आप एक हाँ, सेटअप बना चुके होते हो, फिर सेटअप चेंज हो रहा फिर होता है, सेटअप चेंज करना, तो उसको कैसे मैनेज करना हो? ट्रांसफर में सिर्फ सेटअप ही चेंज, यू हैव टू, जब आप किसी नए शहर में जाते हो तो इट टेक्स टाइम फॉर यू टू यू नो उस पूरे सिटी से फेमिलियर होने में, और घर ढूंढना ना, सारी चीजें मैनेज करना, खाना वगैरह सब कुछ। तो अगेन जब मेरा मेंस था तब मेरा ट्रांसफर हुआ था, जब मेंस आने वाला था उससे पहले प्रीलिम्स मेरा वही हो गया था व्हेन आई वाज इन आगरा, और फिर बीच में ट्रांसफर आया था वही 15-20 दिन के गैप में। इनिशियली आई वुड से जो भी वर्किंग है, मैं यही कहूँगी कि यू नो इफ इट इज पॉसिबल for that particular 1 month or something, hire a house help so that you can you know पूरा उसमें पढ़ाई में dedicate करो अपना टाइम। तो वो ही मैंने करा था। आई ज्यादा फस ना क्रिएट करते हुए मैंने just when I shifted to this new place, उसी दिन घर मैंने फाइनल कर लिया था, बिकॉज मुझे पता था कि मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं इन चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, तो उसी दिन घर फाइनल कर लिया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके चीजें होती गई सॉर्ट, बट आई मेड इट अ पॉइंट कि मेरे रूटीन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, टू वेक अप अर्ली। वो एक जो सुबह का टाइम होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तब आपके कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती और आपके पास कोई और सोशल कुछ ये व्हाट्सएप वगैरह कुछ नहीं रहता, तो आप पूरा फोकस कर सकते हो अपने पढ़ने में। So how active you were on social media during the preparation days? I'm not on any social media. I'm not on मतलब मैंने इंस्टाग्राम में भी बाद में इंस्टॉल करा है, फेसबुक पर तो मैं काफी टाइम से नहीं हूँ। आई एम नॉट अ वेरी सोशल मीडिया काइंड ऑफ पर्सन, आई नेवर पोस्ट एनीथिंग, आई एम वेरी लो की पर्सन। तो नहीं, एक्चुअली आपकी ना पूरी जो स्टोरी से मुझे एक पॉइंट मिला है ना, वो ये कि आप बहुत डिटरमिन्ड हो मैम, मतलब आपको सिलेक्शन लेनी थी और उसके लिए आपने पूरी मेहनत करी है। मतलब लोगों के पास ना 1000 एक्सक्यूजेज होते हैं जी कि हमारी ट्रांसफर हो रही है, हमें घर भी मैनेज करना है, घर पे भी बात करनी है, तैयारी भी करनी है,
बहुत सारे एक्सक्यूजेस, और लोग उसी को अपनी लोगों को आगे पास करते रहते हैं कि इस वजह से सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। बट आपका ना शायद मेरा जो मेन वो था कि मुझे एक वुमेन ऑफ सब्सटेंस बनना है, और शायद आपने उसी लिए EY भी छोड़ी थी। जी जी जी। तो आज मुझे लगता है कि RBI ग्रेड भी ने आपको ड्रीम पूरा कर दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे हमारे पास कोई भी काम ना करने के 1000 बहाने होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें वो एक बहाना ढूंढना है जिस पे हमें काम करना है। दूसरी बात आप मैंने वही कि अगर आपने कोई रूटीन बना लिया ना, और आपको जस्ट मेक योरसेल्फ अ रोबोट, राइट, ठीक है ना, रोबोट बना लो अपने आप को कि करना है उस चीज में। सेकंड थॉट जैसे ही आएगा ना, जैसे अगर आपको सुबह उठना है, ठीक है ना, तो आप सुबह उठ गए एकदम से, तो आप उठ गए। अगर आपके मन में एक बार भी ये ख्याल आ गया कि अरे यार 1 घंटा और सो लेते, फिर आपका वो दिन गया। ये बहुत अच्छी लाइन बोली। और जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं ना, वो एक बार कंपेयर करें खुद को मैडम के साथ कि आपको ऐसे लोगों से compete करना है, और अगर आप इतनी लेवल पे तैयारी नहीं कर रहे हो तो फिर आपको ये बहाना नहीं मारना है कि एग्जाम टफ था, या फिर मेरी प्रिपरेशन वीक थी, या फिर ये वो। आपको सिलेक्ट अगर होना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दिस इज द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट। हम आगे बढ़ते हैं। मैम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, शायद एक मैं कहूँगा एक ट्रेजेडी टाइप की हो गई थी कि आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रखी थी, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन पेपर में क्वांट सेक्शन ने आपको परेशान कर दिया था। आप शेयर करेंगे उसके बारे में? हाँ, सो क्वांट का एक्चुअली क्या था कि हम लोग सारे, हमारा पूरा बैच था, तो काफी लोगों ने प्रीलिम्स तो सभी ने दिया था, तो हम लोग सारे बहुत कॉन्फिडेंट थे। मैं कहूँगी ओवर कॉन्फिडेंट थे RBI के प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि हमारा SBI निकला हुआ था, और आपका लास्ट टाइम भी निकला हुआ था, और लास्ट टाइम भी निकला हुआ था। तो वी वर लाइक कि यार देखो प्रीलिम्स का तो क्या ही इतना, सिर्फ हमें थोड़ा सा GK का कवर करना है, और GK अगर हमारा सॉर्ट हो गया तो प्रीलिम्स तो हम कर ही लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। और मैंने बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं दिया। आई गेस आई गिव जस्ट दैट वाज, जहां पर मेरी गलती थी वो ये थी कि मैंने थोड़ा सा प्रीलिम्स को अंडरमाइन कर दिया। ऑल्दो आई थिंक पिछले लास्ट ईयर से इस बार लेवल टफ था प्रीलिम्स का, ठीक है। रीजनिंग बीट हर साल टफ होता जा रहा है, होता ही जा रहा है, देखो सर कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो रीजनिंग बीट फॉन्ट, इट वाज वेरी मच टफर लास्ट टाइम से, मुझे ऐसा लगता है। और क्वांट का ये था कि वही उतनी ज्यादा प्रिपरेशन मैंने इतना ज्यादा टाइम और एफर्ट्स प्रीलिम्स में नहीं दिए, अपार्ट फ्रॉम द GK पार्ट। तो प्रीलिम्स में ये हुआ था कि मैंने 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाई थी मैं प्रीलिम्स के, और सो आई वाज डेड श्योर कि यार 4 25 में से 4-5 तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि मेरा होगा, कितनी भी कम कट ऑफ चली जाए, कितनी ही कम चली जाएगी। और सो देयर वाज द कट ऑफ वाज 4.5 एंड आई स्कोर्ड 4.5। It was a matter of luck, I guess. मैं तो पूरा मतलब इसमें लक फैक्टर मानूंगी। तो क्या एडवाइस रहेगी कि अंडरमाइन मत करो, किसी भी स्टेज को अंडरमाइन नहीं करना, बी इट प्रीलिम्स, बी इट इंटरव्यू, डोंट ever try to be overconfident. There are so many people, so many students who have worked hard for so many years for RBI, ठीक है। 5 मतलब लोग अपने अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर चुके हैं RBI को लेकर भी। तो हमें किसी जस्ट अपने आप में ये कोशिश करो कि हम बेस्ट हैं, ठीक है ना, सिर्फ अपने आप से compete करो, और लेकिन बाकी लोगों को अंडरमाइन नहीं करना, किसी भी स्टेज को अंडरमाइन नहीं करना। बी इट प्रीलिम्स में हम लोग ने वही गलती करी थी। अगेन वही मैं कि इट वाज अ मैटर ऑफ लक कि उतना ही कट ऑफ था और उतना ही मेरा स्कोर था, अभी सबके साथ नहीं होता हमेशा, तो ये चीज है। तो क्वांट में देन आई वाज वेरी डिप्रेस्ड, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा तो प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा, लेट अलोन मेंस, एंड आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो वो था, बट ऐसा होता है ना कि फिर हम वेट करते हैं कि चल रिजल्ट आएगा, फिर तैयारी शुरू करेंगे फेज 2 की। हम रुक जाते हैं उस पर्टिकुलर पीरियड पे कि थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, बर्न आउट हो गए। तो वो आपने फेज रखा या फिर आपने फेज 2 की तैयारी कंटिन्यू रखी? क्योंकि अगेन ये मिस्टेक होती है लोगों से कि हम वेट करते रह गए रिजल्ट का। एक्चुअली माय फ्रेंड्स जो मेरे बैचमेट्स थे, उन्होंने मुझे शुरू से कहा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, वो ग्रेस मार्क्स होता है और ये वो, यू डोंट स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। और उन्होंने मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट कर दिया, काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं कहूंगी क्योंकि मैं थी नहीं ऑप्टिमिस्टिक इतना ज्यादा रिजल्ट को लेकर, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने इतना अच्छा कौन सेक्शन नहीं करा। बट वो लोग, उनका ये था कि ग्रेस मार्क्स से हो जाएगा, अगर हो जाता है तो यू विल रिग्रेट कि मैंने मेंस की प्रिपरेशन नहीं करी, और उसका रिस्क नहीं लेना। तो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन, होगा या नहीं होगा, इट विल हेल्प यू नेक्स्ट ईयर, कोई बात नहीं अगर इस बार नहीं हुआ तो। और वही मैंने करा, 1-2 दिन का ब्रेक लेके प्रीलिम्स के बाद
फिर उसके बाद मैंने बहुत ज्यादा दिल से तो नहीं पढ़ती थी, पर अगेन वही रोबोटिक अप्रोच कि भाई पढ़ना है तो पढ़ना है, Right. तो पढ़ती रहती थी। मेंस की प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कंटिन्यू रखी थी, उतनी ज्यादा डेडिकेटेडली नहीं, क्योंकि फिर रिजल्ट आने के बाद बनाई। आई मस्ट से यू गॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, तो आपकी प्रिपरेशन में उन्होंने बहुत हेल्प करी। बहुत ज्यादा। तो आप उनको मेंशन करना चाहोगे कहाँ कहाँ मतलब उनका रोल रहा? क्योंकि फ्रेंड्स जनरली हम एक्सक्यूज बना लेते हैं कि यार आपकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, दोस्तों की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, हमारा एक्चुअली जो हमारा एसबीआई वाला बैच है, ये बहुत ही कम्पिटिटिव बैच है। ऐसे पीपल, देयर हैव बीन पीपल जो कि आरबीआई असिस्टेंट गए हैं, 2-3 Right. लोग हैं, somebody joined ECGCPO or somebody joined, so they all were very academically very competitive। और एक आपके जो पेयर्स होते हैं ना, उनके साथ कंपटीशन होना बड़ा जरूरी है। राइट, इट कीप्स यू मोटिवेटेड, और इससे आपको ये पता चलता है कि यार वो कर रहा है तो फिर मैं भी तो कर सकती हूँ ना। और ये है तो और दे मोटिवेट एंड दे हेल्प यू इन योर स्टडीज, रीड द सोर्सेज। मीट आप कहीं पे भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो अपने आसपास वो ग्रुप रखना बड़ा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। मैम ये ग्रुप आइडेंटिफाई कैसे होता है? मतलब कई बार आप गलत लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हो और रिग्रेट करते हो। अगर कोई बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपनी प्रिपरेशन में, तो वो आपसे ज्यादा टाइम पढ़ाई की बात करेगा, अगर Right. आपका गोल एक ही है तो। राइट, ठीक है ना, तो आप वो और जगह टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग मोस्टली, हम लोग फिर से मतलब मेरे जो दोस्त हैं मोस्टली हम लोग ज्यादातर पढ़ाई की बात करते थे, क्योंकि फिर अल्टीमेट गोल सबका वही था कि आरबीआई के बाद फ्री हो जाएंगे ना, तो फिर तो हम लोग और फालतू की चीजों में टाइम वेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ये है, वी यूज्ड टू डिस्कस सोर्सेज और कहाँ से पढ़ा, कितना पढ़ा, सोर्सेज क्या क्या हैं, तो ज्यादातर बात उसके बारे में होती है, तो आपको पता चल जाता है। हम जनरली ना हम एज अ मेंटर सजेशन देते हैं कि एग्जाम से जस्ट पहले ना आप दोस्तों से कम डिस्कशन करो। क्योंकि अगर उसने बोल दिया ना कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ और अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे होंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी। हाँ तो वो फीलिंग काफी लोगों को आती है। हाँ हाँ, बट आई थिंक आपके केस में वो पॉजिटिव, आप उसका पॉजिटिव साइड लेके चल रहे थे। हाँ आती है। इट्स वेरी नेचुरल, इट्स ह्यूमन टेंडेंसी कि जब आपके साथ वाले आपको लग रहा है कि वो इतना पढ़ रहे हैं, बट वो ना क्वालिटी और क्वांटिटी आप सिर्फ अपने आप को देखो। राइट, ठीक है ना, उनसे आप मोटिवेट हो सकते हो, उनको लेकर ना एंजाइटी नहीं आनी चाहिए, कि टेंशन नहीं होनी चाहिए Right. अपने दिमाग में कि यार उसने 10 घंटे पढ़ लिया, मैं तो 4 ही घंटे पढ़ रहा। ऐसा नहीं, लेकिन आप वो जो 4 घंटे पढ़ रहे हो, आप अपनी क्वालिटी देखो ना कि आपने कितना पोर्शन कवर कर लिया उस 4 घंटे में, और आपको फिर कितना याद है। राइट, ठीक है ना, तो आप अपनी प्रिपरेशन पर मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप दूसरों से सिर्फ सोर्सेज की हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। बाकी अपनी प्रिपरेशन पर आप अपने आप पर बहुत ज्यादा फोकस रखो कि आपको कितना याद रह पा रहा है, आपका कितना पोर्शन कवर हो गया है। राइट, दैट व्हेन यू डिवाइस अ स्ट्रैटेजी एंड व्हेन यू रिलीजियसली फॉलो दैट, ठीक है ना, तो फिर आपको बाहर क्या चल रहा है उससे आपको फर्क नहीं आप पड़ता है। इम्यून हो जाते हो Right. कहीं ना कहीं। हम इसमें एक और पॉइंट है कि अगेन हम ना कुछ टेम्पलेट्स बना लेते हैं स्ट्रेटेजी पढ़ाई के, कि आपको नोट्स बनाने चाहिए, आपको रीड रिवाइज रिपीट की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। तो नोट्स वर्किंग प्रोफेशनल के बनाना बहुत मुश्किल जी। एक टास्क हो जाता है, क्योंकि टाइम ही बहुत कम होता है कि जी। पढ़ें या नोट्स बनाएं। जी। तो अगेन उसके ऊपर आपका क्या टेक है मैम? मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स बनाना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप एंड में होते हो ना, और अगर आपके पास बहुत सारे पेजेस की पीडीएफ पड़ी हुई है, अगर आपको रिवाइज करना है तो आप वो वापस से तो नहीं पढ़ Right. सकते, जाहिर सी बात है। ठीक है ना, आप अब आजकल तो बहुत ज्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आप पीडीएफ है, अगर आप, ज्यादातर हम लोग पीडीएफ से पढ़ते हैं, अगर आपके पास पीडीएफ है और आपके पास अगर कोई बुक भी है तो आप उसमें हाईलाइट कर लो। जब आप वापस when you revise that particular PDF or that particular book again, just read the highlighted portion. Right. That's it. And if there are some कुछ data है उससे related, तो आप साइड में पेंसिल से लिख लो। तो आप अगर अपडेट भी हुआ है तो आप लिख लो। और अगर आप डिजिटली नोट्स बना रहे हो, तो जैसे आपने न्यूज़पेपर, डिजिटली हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कॉपी पेस्ट इट। सम ऑफ द जस्ट बहुत ज्यादा इलेबोरेट नोट्स नहीं बनाने, बस फ्रेजेस बनाओ। डेटा कुछ है तो साइड में लिख लो, अपडेट हुआ है तो वो अपडेट हो सकता है। ठीक है। और मैं क्या करती हूँ, जब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है रमेश सिंह से, क्योंकि यूपीएससी में Right. पढ़ी थी वो बुक, तो आई एम कंफर्टेबल विद दैट बुक। इट्स अ वेरी नाइस बुक फॉर द स्टैटिक पोर्शन। और सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक्स आप पढ़ो, अदरवाइज इट्स 800 पेजेस की बुक है। Right. उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, सिर्फ रेलिवेंट टॉपिक्स पढ़ो। तो मैं क्या करती हूँ, पीडीएफ में हाईलाइट कर लेती हूँ। तो जब मुझे वापस से वो पीडीएफ पढ़नी होता है, जस्ट रीड द हाईलाइटेड पोर्शन, दैट्स इट। और अगर आप
वर्किंग प्रोफेशनल अगर आपको उतना भी टाइम नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से जस्ट रीड अ टॉपिक, राइट, रीड अ टॉपिक और उसकी समरी जो है ना वॉइस नोट अपने पास रिकॉर्ड कर लो और अपने पास ही सेंड कर लो, और आते जाते रास्ते में जैसे बिल्कुल। आप रास्ते में पढ़ रहे हो तो उसको सुन लो। ना वो जो चाय पे चर्चा का माहौल रहता है ना, हम जनरली जी ब्रेक्स होती हैं ऑफिस टाइमिंग में, जी, तो वहां पे भी पढ़ाई करी आपने या फिर नहीं उस time पढ़िए ना, पढ़िए यू हैव टू यूटिलाइज, मतलब आप देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि जितना आपका दिमाग जब तक चल रहा है ना उतना आप जितनी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो उसके अंदर डाल दो, मेरे को ऐसा लगता है, Right. ठीक है ना, क्योंकि जितनी रिटेन हो जाएगी नहीं तो आपको फिर, क्यों मेरे साथ क्या है कि मुझे जल्दी जल्दी चीजें खत्म करनी होती हैं क्योंकि मुझे एक बारी में याद नहीं होती, मुझे वापस से रिवाइज करना पड़ता है, तो मेरा ये रहता है कि मैं जल्दी से सिलेबस खत्म कर दूं Right. ताकि मैं वापस से रिवाइज कर सकूं, और फिर मैं सिर्फ हाईलाइट वाला पोर्शन पढ़ती हूँ। मैंने ऐसा करा है, मैं लंच करती थी तब, मैं उसमें शायद अकेले लंच करती थी, तो मैं वो 100 वो जो पेजेस वाली पीडीएफ होती है ना, 1 लाइनर्स वाली, हाँ जी, या फिर जो क्विजेस वाली पीडीएफ होती है वो सारा मैं करती थी। आते जाते जब मैं मेरी ब्रांच वाज 6 kilometers away from my home, so it used to take me I think 20 or 30 minutes तो तब मैं क्या करती थी कि वो यही एड्यूटैप की जो ऐप है, इससे मैं जो क्विज होते थे ना करंट अफेयर्स के, वो क्विज सॉल्व करते हुए जाती थी और क्विज सॉल्व करते हुए आती थी। Right. थोड़ा थोड़ा टाइम यूटिलाइज करना होता है, हमारे पास बड़ा कम टाइम होता है। अगेन मैं यहाँ पे ना बच्चों की एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा कि जब हम रोबोटिक प्रोसीजर फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो कुछ टाइम के लोगों को बर्नआउट फील होना शुरू हो जाता है, एक वर्ड है बर्नआउट ना, बिल्कुल होगा, तो वो ब्रेक कैसे मिलता था स्टडीज में? बिल्कुल होगा। मेरे लिए तो ऐसा होता है कि आई डोंट वॉच मूवीज, ठीक है ना, Okay. वरना अदरवाइज कुछ लोग सीरीज बिल्कुल। कुछ मूवीज देख लेता है, चलो 3 घंटे का अपना, मतलब, या फिर कोई वीकेंड है तो मैं मूवीज वगैरह तो नहीं देखती। फॉर मी द एस्केप फ्रॉम ऑल ऑफ दिस इज म्यूजिक एंड पोएट्री, ओके, ठीक है ना, तो मुझे बड़ा शौक है उर्दू पोएट्री का, कि ठीक है मैम ना? कुछ हो जाए नहीं एक तो बनता है मैम प्लीज। तो मुझे बड़ा शौक है उर्दू पोएट्री का, तो मैं ऐसे बीच बीच में अपने माइंड को ऐसे रिलैक्स करने के लिए, इट कीप्स यू ग्राउंडेड। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो आपको म्यूजिक जो होता है वो थोड़ा सा शांत कर देता है, Right. और पोएट्री भी जो है इट इजीज योर, मुझे ऐसा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है तो इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम फॉर किसी को गिटार बजाना पसंद है तो गिटार, जो भी हॉबी। मैम एक उर्दू एक शेर तो बन रहा है मैम यहाँ पर। So we have this एक पोएट थे अल्लामा इकबाल, ओके, मोहम्मद इकबाल, उन्होंने मेरे ख्याल से वो लिखा है सारे जहां, बिल्कुल ठीक है ना? 1930s में। जी, ठीक है ना, तो उन्हीं का एक शेर है, तो वो थोड़ा मोटिवेटिंग है, हम लोग बड़े ऐसे सक्सेस वाले सेशन में हैं तो प्लीज प्लीज। मोटिवेटिंग शेर ही सुनाऊंगी। तो उनका एक शेर है बड़ा पसंद है, पूरी गजल है, उसी का एक शेर है कि तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, शाहीन इज ईगल परवाज इज फ्लाइट, तो तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। That is it. ग्रेट, बहुत बढ़िया मैम। और मैम इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए बोलूंगा कि आपकी ना हम हार्ड वर्किंग साइड देख रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड साइड दिख रहे हैं, तो क्या शिक्षिता का कोई और साइड भी है जो घर वालों के साथ होता है या फिर ऑफिस में या कभी और? ऑफिस में और घर वालों के हम लोग हर किसी के साथ ना अलग अलग होते हैं, राइट, कोई भी हमारा एक हम लोग कभी किसी के एक के साथ पूरा कंप्लीटली Right. एक साइड शो नहीं करते, तो अलग अलग साइड्स तो हैं ही हैं। यहाँ पर अलग है, घर पे आई एम एज स्टूपिड एज आई कैन बी, ठीक है तो और यहाँ पर यू हैव टू मेंटेन इन योर प्रोफेशन, यू हैव टू मेंटेन अ डेकोरम, और आपको हमेशा एक Right. वाइज और थोड़ा डिटरमिन्ड So currently you are in 3 aspects: personal life, professional life, and student life. So if I may ask, what are the 3 words that describe you? तो कौन से 3 वर्ड होंगे जो इन तीनों डायमेंशन को फिट कर देंगे? पर्सनल लाइफ, पर्सनली आई एम इन अ वेरी लाइक पीस ऑफ माइंड है, ठीक है ना, तो उस मेंटल स्टेट में हूँ कि पर्सनली आई एम एट पीस। प्रोफेशनली सिंस आरबीआई ग्रेड बी हैपेंड, सो आई एम हैप्पी, ठीक है, इट्स अ वेरी डिसेंट जॉब, और तो वो प्रोफेशनली उस तरह से खुश हूँ। और रही बात स्टूडेंट लाइफ की, तो हम मेरे ख्याल से सारी ताउम्र स्टूडेंट ही रहते हैं, Right. कुछ ना कुछ तो हम सीखते ही Right. रहते हैं। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हैं, मैं एसबीआई में भी हूँ, तो हमारे टेस्ट होते रहते हैं, Like तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ता रहता है। आई थिंक दैट हैपेंस इन आरबीआई एज वेल।
सो स्टूडेंट हम लोग पूरी जिंदगी रहते हैं. सो लर्निंग में भी द राइट लर्निंग डेफिनेटली. एंड मैम पेरेंट्स से कैसा रिलेशन है मैम, क्योंकि आप अब बहुत तैयारी कर रहे हो और जी. बहुत कम टाइम मिल पाता होगा, जी. तो मदर फादर कंप्लेंट करते होंगे पक्का कि बात नहीं करती है. नहीं, ऐसी बात नहीं. आई एम very close to my family. I can. Mother or Everybody father? is. I think everybody is close to their respective families. So, mother father के साथ बहुत amazing. I'm गर्ल्स आर very जनरली close क्लोज टू फादर. दोनों से ही क्लोज. मेरे पापा बाहर जॉब करते हैं. When I was in, he started working out of town when I was in 5th standard maybe. तब से पापा बाहर रहते हैं और पापा महीने में एक बार ही घर आते हैं. तो मम्मी के साथ ही हमेशा ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है, उन्हीं के साथ ज़्यादा शेयर करती हूँ. तो मैं तो देखो हर कोई होता है, मैं भी बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ. तो मैं तो बस एक ही लाइन है कि भाई मेरा तो वजूद ही उनसे है. राइट. ठीक है, तो वो एक सम अप कर देता है. राइट. कि एंड मैम आपके मदर एसएसटी टीचर थे, जी. है ना, और जी. तो उन्होंने कभी प्रेशर नहीं डाला कि यूपीएससी ही प्रिपेयर करी, अच्छी डायरेक्शन है? नहीं प्रेशर मैंने बताया ना, हमारे बीट लाइक मी और माय ब्रदर, हमारे ऊपर कभी किसी चीज का प्रेशर नहीं डाला गया. ग्रेट. ठीक है ना ही मेरे भाई के ऊपर ना मेरे ऊपर. हम लोग हमेशा बहुत ही फ्री रहे हैं इन सब चीजों से कि हमारा जो कोर्स ऑफ लाइफ है ना वो हम ही लोगों ने जो डिसाइड कर लिया. they have been very supportive. my parents, कोई भी मतलब एक ये तो एक academically लीव जॉब छोड़ना was a very big decision. उसमें या फिर छोटे छोटे भी जो डिसीजंस होते हैं वो हम पर इम्पोज नहीं करते. तो इसीलिए भी बहुत ज्यादा हम लोग क्लोज हैं क्योंकि हम इतने स्ट्रिक्ट नहीं रहे वो कभी. सो ना उन्होंने प्रेशर डाला और ना आपने बीच किया ऐसा कुछ. ऐसा कुछ और ऐसा कुछ. हाँ करेक्ट. तो इट्स एन ओपन रिलेशनशिप. मैम जब आपने उनको बताया कि आरबीआई ग्रेड बी में एग्जाम क्लियर कर चुकी हूं, तो क्या रिएक्शन था पेरेंट्स का? मैम आपको सबसे पहले किसी ने बताया कि आप सिलेक्ट हो गए हो? नहीं, मैंने खुद ही. आई वाज इन ब्रांच, माय फ्रेंड कॉल्ड मी एंड एसबीआई में ही है. तो ही सेड कि रिजल्ट आ गया, अभी जल्दी देख ले. और उसने भी दिया था इंटरव्यू. तो मैंने बोला कि ऐसे झूठ मत बोला, भी कैसे आ सकता है. 8 तारीख को तो मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ, 13th को रिजल्ट आया. माय इंटरव्यू वाज ऑन 8th दिसंबर. अभी तो इंटरव्यू देकर आई हूँ, अभी कैसे रिजल्ट आ गया. सर नहीं आ गया, तू चेक कर. फोन काट दिया उसने. और फिर मैंने रिजल्ट की पीडीएफ आरबीआई की वेबसाइट से खोली और इतना ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था बाहर मेरा दिल धड़क रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा फीलिंग में समझ सकता हूँ. बहुत कांप रहे होते हैं बहुत ज्यादा तेज. मुझे लग रहा था मुझे रिजल्ट आने से पहले हार्ट अटैक ना आ जाए. तो मैंने पीडीएफ देखी और क्योंकि वो सर्च नहीं हो रहा था पीडीएफ में, स्कैन वर्जन था. मैंने सर्च करा और मैंने ऐसे रोल नंबर अपना डाला. तो मुझे स्टार्टिंग के 4 डिजिट डाले, मुझे दिखा नहीं. मुझे लगा नहीं हुआ शायद. ओके. तो फिर उसके बाद मुझे ऐसे एक ग्लिम्स दिखा अपने रोल नंबर का. तो जैसे ही मैंने थोड़ा सा ऐसे देखा, रोल नंबर तो याद ही था, और मैंने देखकर ऐसे बंद करके फोन साइड में रख दिया. मैं डर गई. ठीक है, क्योंकि इट वाज अनबिलीवेबल. राइट. सो आई कुडंट बिलीव इट दैट कि माय रोल नंबर वाज इन इट इज इन दैट लिस्ट. तो मैंने ऐसे फोन साइड में रख दिया. फिर मैंने थोड़ा सा काम कंपोज, फिर मैंने वापस उठाया फोन, मैंने अपना मेल देखा इंटरव्यू कॉल लेटर वाला. वहां से मैंने रोल नंबर द्वारा मैच किया, पूरा मैच करा, एक डिजिट, जीरोस देखे मैंने कि ऐसा ना हो. राइट. एंड देन आई वेंट होम. मैंने ब्रांच में किसी को नहीं बताया. मैं चुपचाप शांति से अपने घर चली गई. फिर मैंने घर पे जाकर अपने भाई को कॉल लेटर का और पीडीएफ का दोनों का स्क्रीनशॉट भेजा. तू ढूंढ लो, दोबारा चेक करें, तू चेक कर ले एक बार. मैंने 3-4 लोगों को भेजा कि तू चेक कर. हम एक्चुअली ऐसी मूवमेंट है ना, सिर्फ लोग सालों वेट करते हैं. अब आप ही आ गई थी. तो मुझे इट वाज अनबिलीवेबल बिकॉज़ आई आस्क्ड हिम टू कि भाई तू चेक कर. मेरे से तो कहता है कि तूने नहीं करा. मैंने कहा मैंने कर लिया, फिर भी तू कर. और फिर then it occurred to me that फिर मैंने सब अपने घर पर कॉल करा. My mother cried a lot and she was relieved. She cried a lot. She cried a lot because she was relieved, as you said, right? She was relieved कि अब शायद अब मेरी बेटी पढ़ाई छोड़ दे. बहुत टाइम से पढ़ रही थी. So yeah, that happened. तो अब रिलैक्स्ड हो आप? मतलब कोई फर्दर गोल नहीं है? You have achieved what you want. I am not sure about it. बट हाँ, अभी अगर अब कुछ होगा तो वो प्रेशर में नहीं होगा. ठीक है ना. अब मैं अपनी मर्जी से कुछ करना चाहूँ तो कर लूंगी, और नहीं तो मतलब अभी तक क्या था कि एक प्रेशर था कि नहीं, अब मतलब
SBI भी हो गया, लेकिन उसके बाद फिर RBI भी करना है, तो हमेशा प्रेशर में पढ़ाई Right. करी है. अब अगर मैं करूंगी तो वो then it's out of my sheer willingness की. मैम अब ब्रांच वालों को बता दिया कि आप सिलेक्ट हो गए हो, हाँ, अब तो बता दिया ब्रांच वालों को. तो उनकी रिएक्शन दिए? There, my branch manager said he was very happy about it, and he said that अच्छा है आप, you know, it's a good job, it's a good opportunity for you. And when I was in my previous branch, वो भी सर अच्छे थे, वो मुझे कहते थे कि you know you have the potential, so Right. go for something better. Then everybody is see, I told you I've been fortunate enough कि मुझे बहुत अच्छा स्टाफ मिला है हर ब्रांच में, ब्रांच मैनेजर्स भी अच्छे मिले हैं, so I'm lucky that Great, way. great. मैम यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि आप एडुटैप के लिंक में कैसे है, कैसे पता लगा आपको एडुटैप के बारे में? Since I told you, मेरे जो बैचमेट्स हैं ना, उनमें से पिछली बार कुछ 2-3 बच्चे they went for they reached Olympia, तो उनसे ही मैंने पूछा था कि कहाँ से, क्योंकि लास्ट टाइम आई नेवर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, सो आई आस्क्ड देम कि कहाँ से पढ़ना है. दे ओनली टोल्ड मी कि एडुटैप की, मेरे ख्याल से ज़्यादातर बच्चे एडुटैप से पढ़ते हैं. एडुटैप की समरी शीट्स हैं, एडुटैप के कॉन्सेप्ट नोट्स हैं, एंड दैट्स हाउ आई केम टू नो अबाउट एडुटैप. और फिर मैंने वो एडुटैप का ही आपसे जो समरी शीट्स आई, इनिशियली मैंने कॉन्सेप्ट नोट से पढ़ा था, ठीक है ना, क्योंकि वो डिटेल्ड है काफी. डिटेल्ड है. और सबसे अच्छी बात है कि ना बहुत ही इट्स अ वेरी वेल क्यूरेटेड कोर्स, इट्स अ वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल क्यूरेटेड कोर्स, और बहुत ही होलिस्टिक कवरेज है, बी इट समरी शीट्स, बी इट करंट ऐप मैगजीन. और मैंने बताया कि एडुटैप की ही ऐप से मैं क्विज़ेस करते हुए आती जाती थी, और तो काफी क्यूरेटेड है. और मैंने एडुटैप से ही जो स्टैटिक पोर्शन है वो सारा एडुटैप से ही करा है. फॉर द करंट अफेयर्स आई रेफर्ड करंट ऐप मैगजीन एंड विजन IAS. ओके, राइट. विजन IAS में कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स, पूरी मैगजीन पे काम के नहीं है, हमारी RBI के लिए तो खैर Right. पूरी कुछ वो नहीं है. तो जो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड न्यूज़ है या फिर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड न्यूज़ है, या फिर जैसे जो बहुत ही सोशल इश्यूज होते हैं ना, हमारे पास इकोनॉमिक और Right. सोशल वाला जो ESI वाला पोर्शन है, उसमें जो सोशल इश्यूज है वो आप थोड़ा बहुत विजन IAS से देख सकते हो. तो ये मेरे सोर्सेज रहे हैं, एडुटैप और विजन IAS. Since you followed edutap in your entire preparation journey for RBI Grade D, कोई सजेशन आप देना चाहो edutap के लिए जहाँ पे हम improve करना चाहें? बहुत सारी PDFs हैं. राइट. बहुत सारी PDFs हैं, बट वो भी इसलिए हैं, आप यू गाइस ट्राई टू प्रोवाइड एवरीथिंग दैट यू कैन, राइट, कि हम लोग सब कुछ एक कुछ ही, मिस ना हो जाए, कुछ भी मिस ना हो, एक भी टॉपिक मिस ना हो, और हम सब कुछ एक ही यू नो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन दे दें कि भाई यही है और यहीं से पढ़ना है. तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, एंड यू ऑलवेज ट्राई टू डू दैट. हमें थोड़ा सा फिल्टर करके पढ़ना पड़ता है, है ना. जैसे थोड़े से पास्ट ईयर के ट्रेंड्स देखकर, जैसे मैंने आपको बताया कि फाइनेंस का पार्ट प्रैक्टिकल नहीं आते हैं, तो हम उसको स्किप कर सकते हैं. स्किप कर सकते हैं एज कि हम लोग उसको लास्ट में हम लोग थोड़ा सा देख सकते हैं. ESI और बाकी जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो ज्यादा हमेशा आता है, तो ट्राई टू कवर दैट फर्स्ट, एंड देन वी कैन हम लोग थोड़ा सा लास्ट में उन क्वेश्चंस को देख सकते हैं. राइट. तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन तो डेफिनेटली है. But still your suggestion is most welcome. We will try to work on that. तो मैं आपको बता रही हूँ ना, हमें फिल्टर करना है. You will try to provide everything that you can कि एक भी टॉपिक मिस ना हो, which is very good. But वो हमें अपने आप अपने हिसाब से फिल्टर करना पड़ेगा. तो आपने देखा कि इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ती है, और वो बहुत कंसिस्टेंटली करनी पड़ती है. ऐसा कुछ नहीं है कि मैम लकी थे, मैडम एक राइट मोमेंट पे राइट प्लेस पे थे जस्ट बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क, इसलिए उनको लक ने हेल्प किया. तो दोस्तों अगर आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है ना, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. एंड थैंक यू वेरी मच मैम फॉर दिस सेशन, एंड अगेन वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन फॉर योर सिलेक्शन मैम. It's our selection. Thank you. Thank you so much.